Hello and good evening to all of you. Sorry, Hey. good morning to all of you. Good evening, sir. हाँ, तो सब लोग जाग रहे हैं. Let's begin our lecture number 9 and the last lecture of mechanical property of solid. कुछ दिख कहाँ रहा है? कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद दिखना स्टार्ट हो जाएगा. Okay. अब दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है. चलिए, तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था अबाउट बल्क मॉडुलस. आप बल्क मॉडुलस को हम लोग के से डिनोट करते हैं. बल्क मॉडुलस इज डिनोटेड बाय के, और बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता था दैट इज द चेंज इन प्रेशर, दैट इज पी, या कह सकते हो कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी. ठीक है, इसको हम लोग कहते थे बल्क मॉडुलस. इसको हम लोग और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं पीवी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी. पीवी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी. म्यूट कर लो भाई, कौन है? पीवी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी. ठीक है. सो फॉर द गैस, अगर आइडियल गैस की हम लोग बात करें, क्योंकि आइडियल गैस आप लोग नाम सुन चुके हैं और थोड़ा बहुत जानते भी हो इन केमिस्ट्री, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर आइडियल गैस वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. तो वी कैन राइट एनआरटी डिवाइडेड बाय डेल्टा बी. बेसिकली दिस बल्क मॉडुलस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लिक्विड एंड गैस, या कह सकते हो फ्लूइड के लिए. ठीक है, बिल्कुल. माइनस साइन भी लगता है यहाँ पर. माइनस साइन सिर्फ इंडिकेट करता है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा दैट विल बी डिक्रीज. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज एनआरटी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी. दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन. इसी में हमने पढ़ा था कि अगर आइडियल गैस इक्वेशन में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एक्चुअली 4-5 तरह का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, जिसमें होता है एक आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट. जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट. पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट. बाय बिकॉज एन कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट, एंड टी जब आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा तो टी ऑटोमेटिक कांस्टेंट हो जाएगा. सो हम लोग लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी कैन राइट पी इंटू डीवी प्लस वी इंटू डीपी इज इक्वल टू 0. तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं P इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी डी पी डिवाइडेड बाय डी वी, एंड दिस इज कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू P होता है. लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज बताना भूल गया था. एक लाइन का स्टेटमेंट है कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी नाम का एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय के. 1 डिवाइडेड बाय के. जो भी बल्क मॉडुलस है, अगर आप रेसिप्रोकेटिंग वैल्यू लेते हैं, इसका 1 बाय के का वैल्यू निकाल लेते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना कंप्रेसिबल है. अब आप ही बताओ सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन होना चाहिए? ऑब्वियसली गैस होना चाहिए. ठीक है, सो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब हो जाता है 1 डिवाइडेड बाय के. के का वैल्यू अलग अलग केस में अलग अलग होता है. ठीक है, अच्छा, लिक्विड के केस में जो के का वैल्यू होता है, वहां पर जो प्रेशर का चेंज होगा दैट प्रेशर विल बी नथिंग बट इन केस ऑफ लिक्विड. ये आप एक साइड में लिख लीजिएगा आप अपने नोट्स में. कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 बाय के. Okay, what will be the unit of
bulk modulus? What will be unit of bulk modulus? Anyone? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ही है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा। सो बल्क मॉडुलस का यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ प्रेशर, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ओके, सो कई बार क्वेश्चन जो होता है इसी तरह से पूछ दिया जाता है कि व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, या व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। सो आप यहां से डिराइव कर सकते हो। फॉर लिक्विड, मैं लिक्विड के केस में लिख सकता हूं कि फॉर लिक्विड जो चेंज इन प्रेशर होता है डेल्टा पी, या कह सकते हो कि प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इज रो जी एच। वी कैन राइट रो जी एच divided by volumetric strain, that is delta V divided by V। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट के लेक्चर में। ओके उसके बाद एक हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो वो एक डायरेक्ट रिलेशन है, और वो डायरेक्ट रिलेशन हम लोग को याद होना चाहिए। वो डायरेक्ट रिलेशन क्या था कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 9 kg डिवाइडेड बाई 3 kg। दैट इज द मेथड कि आप याद रख सकते हो, शॉर्टकट मेथड है। वो क्या है? पहला कि 9 kg यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 9 kg डिवाइडेड बाई 3 kg, 3k प्लस g। अब देखिए कई बार क्वेश्चन हो सकता है कि आपको यंग्स मॉडुलस के बारे में क्वेश्चन पूछे, हो सकता है कि आपको जी के बारे में पूछा जाए। जी इज इक्वल टू, सो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जी का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। आपसे आपसे जिसके बारे में पूछा जाए आप इसी इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन भी होता है, तो अगर आप स्ट्रेन के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो भी आप लिख सकते हो। व्हाट एवर यू वांट टू डू, यही एक फॉर्मूला है जिससे कि आप कोई भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं आपस में। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। यहां तक किसी को कुछ डाउट था? कुछ डाउट है? ये रिलेशन आया कहाँ से है? ये रिलेशन एक्चुअल में जब आप 3 डायमेंशनल जब पढ़ेंगे तो वहां से डेरिवेशन ये आता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें मिली जुली है, तो फॉरगेट अबाउट दैट। वो तो एक्चुअली में सच पूछो तो मुझे एग्जैक्ट डेरिवेशन याद भी नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी अपने को डायरेक्ट यही दे दिया गया था, 9 kg डिवाइडेड बाई 3k प्लस g। बट आता है, इसका डेरिवेशन है, आई डोंट रिमेंबर दैट। ये एक बार शायद पूछा भी गया है, एक बार पूछा गया है, वो भी नीट में। ये जेई मेंस में तो वैसा भी ये पूछता नहीं है। सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि किसी ने कुछ बोला नहीं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्सन। देखिए टॉर्सन भी वैसे बहुत ज्यादा आपके सिलेबस में है नहीं, ये सारे वो टॉपिक हैं जिनका सिर्फ आपको नाम जानना है। टॉर्सन किसको कहते हैं? कभी सुना है टॉर्सन के बारे में? देखिए टॉर्सन, यस सर, मोरना मरोड़ना वाला एग्जांपल हाँ मोड़ना मरोड़ना वाला। जैसे आप बताए थे। हाँ कपड़े को जैसे आप मरोड़ते हो ना, कपड़े से पानी निचोड़ने के लिए जैसे आप उस कपड़े को मरोड़ते हो, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्सन, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल मशीन। किसी भी मैकेनिकल मशीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कोई भी पार्ट उठा करके देख लीजिए, वहां पर एक रोटेटिंग पार्ट जरूर होगा, और जहां पर भी रोटेटिंग पार्ट होता है वहां पर एक टॉर्सन जरूर आता है। जैसे आप अगर आप ट्रक की ही बात कर ले या किसी व्हीकल की बात कर लेते हैं, तो इंजन से पावर को ट्रांसमिट किया जाता है टू द एक्सल। एक्सल मतलब जहां पर टायर होता है उसको एक्सल कहा जाता है। तो इंजन से जब आप पावर को ट्रांसमिट करते थे, सी दिस पोर्शन इज कनेक्टेड टू इंजन, दिस पोर्शन इज कनेक्टेड टू एक्सल पार्ट,
अब ये इंजन इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, ये इंजन इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। सो इस रॉड में क्या आएगा, देखो टेंशन, इस रॉड में क्या आएगा, टेंशन। आप किसी भी बोतल का ढक्कन खोलने की कोशिश करते हो, उसमें क्या आता है, टेंशन बोल रहा हूं मैं सर, टॉर्सन। उसमें क्या आएगा, टॉर्सन। सो बेसिकली टॉर्सन इज नथिंग बट द ट्विस्टिंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड टॉर्सन। तो मैं यहां पर लिखूंगा ट्विस्टिंग ऑफ एनी सब्सटेंस, ट्विस्टिंग of a substance is called torsion। उसी को हम लोग टॉर्सन कहते हैं। किसी भी चीज को अगर आप ट्विस्ट करेंगे तो वो टॉर्सन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास ये वॉल है और इस वॉल के साथ आप एक शाफ्ट को कनेक्ट कर देते हो या आप एक रॉड को कनेक्ट कर देते हो। लेट्स से कि आपके पास एक रॉड है, तो हाँ ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक रॉड है और इस रॉड को इस दीवार के साथ हमने फिक्स कर दिया है। इस दीवार के साथ फिक्स करने के पीछे का मेरा मोटो ये है कि इसे अगर मैं यहाँ पर इस रॉड के ऊपर मैं टॉर्क लगाता हूँ, मैं टॉर्क लगा रहा हूँ, और टॉर्क लगाने के लिए ऑब्वियसली फोर्स तो चाहिए होगा, कपल फोर्स चाहिए होगा। तो मैं एक टॉर्क लगा रहा हूँ, फिलहाल टॉर्क को मैं टी से डिनोट करना चाह रहा हूँ। एंड एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, इसका सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस विल बी लुक लाइक दिस वन। एक सेंट्रल एक्सिस है जो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब जैसे ही हम लोग टॉर्क इस पर अप्लाई करेंगे, जैसे ही हम लोग इस पर टॉर्क लगाएंगे, इस टॉर्क के कारण इसमें आएगा ट्विस्टिंग, है ना, इसमें ट्विस्टिंग आएगा। अब थोड़े देर के लिए मान लेते हैं कि इस पर एक पॉइंट P या B, ये पॉइंट ट्विस्टिंग के कारण हो सकता है कि यहां से शिफ्ट होकर के यहां चला जाए। तो अगर मैं इस पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करूं तो इट विल बी लुक लाइक दिस वन, ठीक है। इस पॉइंट का एक्चुअल में लोकेशन शिफ्ट हो जाएगा और सेंटर से अगर आप इसका ट्विस्ट देखेंगे तो इट विल बी लुक लाइक दिस वन, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो मैं फिगर शायद आप लोगों को अगर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा जूम कर दूं, फिगर क्लियर होगा अब आपको, ठीक है। मैं लिखने जा रहा हूं ये जो एंगल है, लेट से दिस एंगल इज थीटा, लेट से दिस एंगल इज थीटा एंड इट्स एक्सिस, इस एक्सिस के साथ इसका जो एंगल बन रहा होगा, ये जो एक्सिस के साथ एंगल बन रहा होगा, लेट से दिस एक्सिस, दिस एंगल इज फाई, दिस एंगल इज फाई। नाउ द रेडियस will be r, थीटा। तो ये फिगर आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा कि ये फिगर में एक्चुअल में क्या किया गया है। इस टॉर्क के लगाने के वजह से, इस टॉर्क के वजह से इसमें आया है ट्विस्ट, और ट्विस्ट करने के वजह से जो पॉइंट पहले पॉइंट P हुआ करता था, दिस पॉइंट वाज P इनिशियली,
नाउ इट बिकम्स पी डैश। अब देखिए इसके वजह से दो चीजें हुई है, इसके वजह से दो चीजें हुई हैं। एक चीज क्या हो गया है, किसे ये पॉइंट को यहां से यहां डिसलोकेट किया गया टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इसके वजह से एक तो आ जाएगा शियर स्ट्रेस, है ना। तो पहले तो फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई ये शियर स्ट्रेस होगा कितना। अगर इस रॉड का लेंथ, अगर इस रॉड का लेंथ यहां से यहां तक का रॉड का लेंथ एल है, रॉड का लेंथ है एल, ठीक है, और इस रॉड का ऑब्वियसली डायमीटर दिया गया है, सॉरी रेडियस दिया गया है आर। तो पहले तो मान लेते हैं कि रॉड का लेंथ है एल, तो मैं लिख सकता हूं tan ऑफ फाई, मैं लिख सकता हूं tan ऑफ फाई, है ना, या रफली इक्वल्स टू फाई इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा, आर्क लेंथ पी पी डैश, दिस इज नथिंग बट द पी पी डैश। और शियर स्ट्रेन में हम लोग यही तो करते थे कि डिसलोकेशन डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना होगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू पी पी डैश डिवाइडेड बाय एक्चुअल में लेंथ इसका कितना होगा, दैट विल बी एल, so here it is L, so we can write R into theta divided by L, ये होगा शियर स्ट्रेन, दैट इज फाई, हमें मिल गया शियर स्ट्रेन, ठीक है। देखिए टॉर्सन के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा गया न्यूमेरिकल, अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया तो मैक्स टू मैक्स आपसे क्या पूछा जा सकता है, देखिए आपको दिया जाएगा एक टॉर्क, दिस थीटा इज कॉमनली नोन एज, देखिए यहाँ पर ये जो थीटा है इसे थीटा के लिए एक स्पेशल नाम है, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ ट्विस्ट, कितना एंगल से इसको घुमा दिया गया, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो कई बार तो ये आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज या व्हाट विल बी द एंगल ऑफ ट्विस्ट, ट्विस्ट मतलब कितने एंगल से इसको घुमाया गया, एंड ऑब्वियसली थीटा का जो इसका जो यूनिट होगा इट विल बी रेडियन, इन रेडियन। तो फिजिक्स में तो डिग्री पर हम लोग बात ही नहीं करते, सारा चीज हम लोगों का रेडियन पर ही टिका हुआ है। तो रेडियन में इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना होगा, कितने रेडियन से ये ट्विस्ट किया गया, इसको घुमाया गया। ऑब्वियसली ये काम तभी होगा जब आप क्या करेंगे, इस पर टॉर्क लगाएंगे, टॉर्क लगाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो थीटा विल बी एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब अगर आपको शियर स्ट्रेन आ गया, हम लोग जानते हैं कि सिर्फ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू, है ना, हम लोग एक रिलेशन बिल्डअप करना चाह रहे हैं विथ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट, इन दोनों के बीच में। सो एज वी नो दैट कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल, हाँ जी, ये फाई, ये मतलब फाई जो एंगल ही है ना, फाई इज शियर स्ट्रेन, यहाँ पर फाई क्या है, दैट इज शियर स्ट्रेन, और थीटा क्या है, दैट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, दोनों में अंतर है। यहाँ पर जो फाई है, दिस फाई इज, टेन ऑफ फाई लिए है ना, हाँ टेन ऑफ फाई, हाँ बिल्कुल, तो वो कैसे लिखा असली, ये वाला तो एंगल दिया ना, ये वाला एंगल, हाँ tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिसलोकेशन, पहले क्या था, ये वाला पॉइंट था, पी वाला था, अब कहाँ हो गया, पी डैश हो गया, तो डेल्टा पर एक्स ये डिसलोकेशन, रड है ना, क्या हो ये गया, रड है ना, हाँ बिल्कुल ये रॉड है, बीच से निकला है, ये कुछ सेंटर ऑफ एक्सिस लिए हैं। हाँ ठीक है, हाँ तो अगर सेंटर ऑफ एक्सिस से अगर आप फाई लिए हैं
तो उसका जो क्रॉस सेक्शन का रेडियस होगा वो ना होगा, वो होगा, उसके बाद जो लेंथ होगा वो होगा। ये रेडियस डिवाइडेड बाई ये लेंथ बोल रहे हो? हाँ, तो आप उसी के साथ तो लिए हैं tan phi। नहीं, एक्चुअली ये 3D फिगर है, आपको समझ में मैं कैसे बताऊं। ये फिगर कुछ ऐसा है कि यहां से ये पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, डेल्टा एक्स, दिस इज डेल्टा एक्स, चेंज इन पोजीशन ये है, ओरिजिनल पोजीशन ये था, तो मैंने डिसलोकेशन लिया है इसका, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का। बेशक मैंने एंगल जो बनाया है वो सेंट्रल एक्सिस के साथ ही बनाया है, पर उसमें डिसलोकेशन कितना होगा, डिसलोकेशन डिवाइडेड बाय लेंथ, कोई हमने tan ऑफ फाई माना है। हम लोगों का चलिए, कुछ इस तरह का सॉलिड हुआ करता था, ये ऐसा शिफ्ट हो जाता था इस तरह से, ये जो एंगल था इसी को हम लोग फाई मानते थे। ये इसको बोल दीजिए P और इसको बोल दीजिए P डैश। तो इस P पॉइंट से इस P डैश का जो दूरी होगा ये कितना दिया गया है, R इंटू थीटा, यही तो है डिसलोकेशन पॉइंट, P से P डैश का दूरी। ओरिजिनल लेंथ इसका चेंज नहीं होगा, लेंथ इसका L था, अब भी इसका L ही रह गया। जो इसमें चेंज आया, जो इसका एंगल बन रहा है, फाई इज इक्वल टू P डैश डिवाइडेड बाई दैट लेंथ L, वही मैंने लिखा है। आगे बढ़े भाई। दिस इज शियर स्ट्रेन। ओके नाउ, जो शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता था जी, जी इज इक्वल टू हम लोग लिखते थे शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। मान लेते हैं कि से इस सरफेस पर जो शियर स्ट्रेस जनरेट हुआ, अगर वो टाउ हुआ, जी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं टाउ डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन का वैल्यू, दैट इज फाई इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं टाउ डिवाइडेड बाय आर इंटू थीटा इंटू एल। तो यहां से एक इक्वेशन बनता है जी इंटू थीटा डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा मेरे तरफ से ले लीजिए, दैट इज इक्वल्स टू टी डिवाइडेड बाई जे। आपको ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये चीज याद रखें बस, दैट विल बी एनफ फॉर यू। जी थीटा डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू टी बाई जे। एक वर्ड आया है इसमें, कैपिटल टी एंड जे। ऑब्वियसली टी तो आप जानते ही हो कि टी किसको कहेंगे, दैट इज द टॉर्क। बट जे क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा छानबीन ऑन करते हैं। सर शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू टॉ कैसे आ गया? टॉर्क बाई जे है, अभी जे सर के बारे में तो जाना नहीं, डायरेक्ट टॉर्क शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू टॉर्क कैसे बोल दिए? ना सर, ऊपर उसके ऊपर। हाँ, तो जे के बारे में जानोगे तब ना पता चलेगा कि ये रेशियो और ये रेशियो क्या है।
तो उससे पहले आप जो लिखे हैं, यहाँ पर तो उससे भी पहले यहाँ शियर स्ट्रेस की जगह आप टॉर्क लिखे हैं ना? ये वाला, यही इक्वेशन की बात कर रहे हो ना आप? कहाँ टॉर्क लिखा है? इससे ऊपर वाला सर, यहाँ नहीं लिखा है टॉर्क जी बाय। इक्वल टू टॉर्क बाय फाई। सेकेंड स्टेप, वो वाला। सेकेंड स्टेप। टॉर्क कहाँ हाँ, है? ये वही, शियर yes. स्ट्रेस है। दिस टाउ इज शियर स्ट्रेस। टॉर्क तो टी माना है इस बार। दिस इज शियर स्ट्रेस। ओके सर। ये तो शियर स्ट्रेस है, ये वाला लिखा है मैंने शियर स्ट्रेस की जगह पर टाउ। समझ जाओ, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये इक्वेशन याद रखिए, ये इक्वेशन ध्यान में रखिए। हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज, इसी को हम लोग कहते हैं टॉर्सन इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एज टॉर्सन इक्वेशन। टॉर्सन इक्वेशन। टॉर्सन इक्वेशन क्या होगा? दैट इज नथिंग बट जी थीटा बाई एल। G is modulus of rigidity, theta is angle of twist, L is the length of rod. G theta by L is equal to shear stress divided by radius of the rod is equal to torque applied divided by area moment of rod. दिस इज द टॉर्सन इक्वेशन। अब इसमें एक एक वर्ड जो जो दिया गया है इन सबको हम लोग यूज कर लेंगे। ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन गेदर कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। तो यहाँ पर जो जी है, जी तो आप जानते हो कि जी किसको हम लोग बोलते हैं। दिस इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? ऑब्वियसली मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रेडियन। कई बार रेडियन को छुपा भी दिया जाता है ना? कई बार रेडियन को छुपा दिया जाता है। सो डोंट वरी, फाइट मत कर लेना कि हाँ रेडियन क्यों नहीं लिखा। कई बार रेडियन को नहीं लिखा जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर, यही यूनिट में इस्तेमाल किया जाता है। थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट या ट्विस्टिंग एंगल जो कह लीजिए, एंगल ऑफ ट्विस्ट या ट्विस्टिंग एंगल, that is theta. L is the length of rod. It is length of rod. कई बार देखिए रॉड के जगह पर वर्ड शाफ्ट इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली एक ऐसा रॉड जो कि पावर को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे जगह पर, उसको हम लोग शाफ्ट कहते हैं। देखो पावर ट्रांसमिट करने के लिए तीन तरीका होता है ना। एक होता है जिसको हम, जहां पर हम लोग गियर इस्तेमाल करते हैं, एक गियर से दूसरा गियर कनेक्टेड होगा। एक होता है जहां पर हम लोग चेन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल में आप लोग साइकिल में जो पावर ट्रांसमिशन के लिए डिवाइस इस्तेमाल करते हो दैट इज चेन। ये आप जैसे जहां पर आप पैडल मारते हो उस गियर को रियर गियर के साथ कनेक्ट करने के लिए आप चेन का इस्तेमाल करते हो। तो हियर द चेन विल बी द पावर ट्रांसमीटर डिवाइस। और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं वहां पर हम लोग रॉड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज शाफ्ट। रॉड ना लेकर के अगर शाफ्ट लिखा जाए तो इसका मतलब सेम है,
जो चीज रॉड है वही शाफ्ट है, दैट इज शाफ्ट। एल का वैल्यू हो गया। यहाँ पर जो टाउ है, दिस टाउ इज, ये जो टाउ है दिस इज शियर स्ट्रेस, दिस इज नॉट टॉर्क, इट इज शियर स्ट्रेस। बोले काफी कंफ्यूजिंग है, टॉर्क और शियर स्ट्रेस दोनों का लगभग सेम हो जाता है, ऑफ कोर्स सेम हो जाता है, बट यू नो जब आप इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन से बहुत ज्यादा रिलेशन होता नहीं है। बट अगेन टॉर्क को डिनोट करने के लिए कैपिटल टी इस्तेमाल किया गया है, सिंबल इज कैपिटल टी, दैट कैपिटल टी इज इक्वल टू टॉर्क। एंड द न्यू वर्ड इज जे, जे, जे इज नथिंग बट द एरिया मोमेंट, एरिया मोमेंट। एरिया मोमेंट का मतलब क्या हो गया, देखिए ये जब ट्विस्टिंग जो होता है ना, ट्विस्टिंग, सो ट्विस्टिंग हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक बार है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ रेक्टेंगुलर शेप में है ना, आपने एक ऐसा रॉड लिया जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, आपने एक रॉड लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर शेप में है ना, आपने एक रॉड लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर शेप में है, आपने एक ऐसा रॉड लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हॉलो है, मतलब एनुलर शेप में है, ये कुछ इस तरह से। तो इन सब का एरिया मोमेंट सबका अलग अलग होगा। याद करिए हम लोग एक पढ़े थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन को रेजिस्ट करता है। सिमिलरली एरिया मोमेंट का भी मतलब यही है, हर एक प्रोफाइल का जो एरिया होता है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है, इनका रेजिस्टेंस टॉर्क अलग अलग होता है ना। जिनमें से कि बहुत फेमस फेमस जो है एरिया मोमेंट में, आपको दो तो कम से कम याद ही रखना चाहिए जो सबसे ज्यादा यूज में होता है। वन इज फॉर सॉलिड बार, वन इज फॉर सॉलिड बार, एरिया मोमेंट ऑफ सॉलिड बार होता है इज सॉलिड शाफ्ट कह सकते हो, या बार रॉड जो कहना है कहिए, सॉलिड शाफ्ट। इसका जो एरिया मोमेंट होता है, अगर सॉलिड शाफ्ट का रेडियस है आर, दिस रेडियस इज आर, मान लीजिए कि ये कुछ इस तरह का शाफ्ट है, इसका जो पोलर मोमेंट आएगा, अच्छा इसको एरिया मोमेंट कई बार पोलर मोमेंट भी कहा जाता है। सॉलिड शाफ्ट का जो पोलर मोमेंट या एरिया मोमेंट जो आएगा जे का वैल्यू, दैट विल बी पाई आर रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। एक मिनट, गिव मी अ मोमेंट। पाई आर के पावर 4/2 होता है शायद, पोलर ऑफ
पाई डी पावर 4 डिवाइडेड बाई 32 है। दिस इज 32 और एक होता है सर्कुलर शाफ्ट, हॉलो शाफ्ट। डी या आर? आर भी ले सकते हो, डी भी ले सकते हो। तो पावर में से डिफरेंस ना हो जाएगा? डी लेंगे 2 हो जाएगा। आर बाई, नीचे में 32 का खत्म हो एक जाएगा। मिनट एक मिनट, डी के पावर 4 लेंगे और डी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू आर, 32 इतना, यहाँ पे डी ही है, यहाँ पर डी हो जाएगा। तब पाई डी के पावर 4 डिवाइडेड बाई 32, डी की जगह पर आर ले, 2 आर ले लेंगे, 2 के पावर 4 मतलब 32 पाई आर स्क्वायर। ओके फिर ना सेकंड हो जाता है, वो होता है हॉलो शाफ्ट। शाफ्ट मतलब रोडेन हुआ। हाँ बिल्कुल, हॉलो शाफ्ट। हॉलो शाफ्ट में हो जाता है पाई डी नॉट, बोले तो आउटर का पावर 4 माइनस डी इनर के पावर 4 डिवाइडेड बाई 32। आउटर रेडियस, आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर डिवाइडेड बाई 32। हो गया? दिस इज ऑल अबाउट द टॉर्सन। टॉर्सन के लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो टॉर्सन इक्वेशन है दैट इज जी थीटा बाई एल टाउ डिवाइडेड बाई आर। द नेक्स्ट वन इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। टॉर्सन पर बेस्ड बहुत ज्यादा एग्जांपल है नहीं आपके लेवल पर मैंने ढूंढा, मुझे मिला भी नहीं, पर अगर आए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, मुझे नहीं लगता है कि आना भी चाहिए। यू शुड जस्ट नो अबाउट द टॉर्सन नाम का एक चीज होता है, क्योंकि कभी अगर ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में पूछ भी दिया तो गलत नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू अबाउट द टॉर्सन। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, देखिए वैसे तो हम लोग हीट पढ़ेंगे तब तो हम लोग हीट देने के वजह से क्या होता है क्या नहीं होता है ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो, या उज्जवल गो अहेड। सर ये एक है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन रेशियो लास्ट में बता देंगे। पॉइजन रेशियो वैसे अब सिलेबस में रहा नहीं है, बट फिर भी मैं बता दूंगा। उसमें क्वेश्चन है। ओके सर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या होता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट इलोंगेट होता है ना, वो ऑब्जेक्ट एक्सपेंड करता है। आप हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करिएगा तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्सपेंशन होगा, ये बात हमेशा याद रखिए। द की पॉइंट इज
key point is कि when we supplied heat, when we supply heat, the distance between, डिस्टेंस बिटवीन से बढ़िया है कि डायरेक्ट एक साइंटिफिक वर्ड इस्तेमाल किया गया। व्हेन वी सप्लाई हीट द इंटर एटॉमिक, अच्छा लगता है ना, इंटर एटॉमिक और intermolecular space will increase. Molecular space will increase. So when we supply heat, the interatomic or intermolecular space will increase. ठीक है, छोटा कीजिए ना इसको। छोटा ही ठीक था, मुझे लगा कम दिखता होगा। So when we supply heat, the interatomic or intermolecular space will increase. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग ले लें कि लेट से कि आपके पास एक सॉलिड है, ऐसे सॉलिड है जो कि अरेंज्ड है, ये सॉलिड के एटम्स हो गए जो कि आपस में अरेंज्ड है। अब अगर आप इसको हीट सप्लाई करते हो, आपने सप्लाई कर दिया यहाँ पर हीट, initially it was like solid, जैसे ही आपने हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई करने की वजह से जो इनके बीच का जो स्पेस होगा, that space will increase and it will look like something like this one. ऑब्वियसली सॉलिड से लिक्विड में आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसका स्पेस जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। और देखिए एक्सपेंशन जो होता है वो ऑल डायरेक्शन में होता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, जब एक्सपेंशन होगा तो सभी डायरेक्शन में होता है। तो वी कैन से दैट कि यहाँ पर जब हम लोगों ने हीट सप्लाई किया, व्हेन वी सप्लाई हीट, तो ये अब कुछ लिक्विड फॉर्म में आ गया। दिस इज इन लाइक लिक्विड फॉर्म। ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ कि इनके बीच का जो दूरी है, वो डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया। इन दूरी इंक्रीज होने की वजह से इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता था वो डिक्रीज कर गया, है ना। नाउ अगेन अगर आप फिर से इसको हीटिंग करते हो तो अब ये क्या हो जाएगा, यू नो दैट, अच्छे तरीके से आप जानते हो कि ये अब क्या होने वाला है। नाउ इट विल बिकम अ गैस, और जो गैस जो मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस होता है वो काफी लार्ज होता है। तो वी कैन से दैट विल बिकम नाउ गैस, ये एक अब गैस बन गया। बेसिकली होता क्या है कि इन तीनों ही केस में जैसे ही आपने हीट सप्लाई किया, जो इंटर एटॉमिक और जो इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस है, स्पेस है, वो इंक्रीज हो गया। ये हमेशा की पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। That intermolecular space always tends to increase when we apply heat, है ना। अब होता क्या है कि से अगर आप सॉलिड को हीट करते हो और लिक्विड नहीं बना, तो ऑल ऑफ द सडन तो ऐसा प्रोसेस है नहीं कि से आपने हीट दिया, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक पहुंचा और अचानक से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया।
नो, दिस प्रोसेस इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। जो एटम्स के बीच का जो स्पेस है वो धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट करता है, जिसके समय आप बोल सकते हो कि सॉलिड के अंदर होता है इलोंगेशन, सॉलिड में होता है एक्सपेंशन, है ना। सॉलिड का साइज बढ़ जाता है, जैसे कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जब हम लोग हीट करते हैं तो कोई भी मेटल एक्सपेंड कर जाता है ना। इसलिए रेलवे के पटरियों के बीच में गैप देते हैं, जो ब्रिज होता है ब्रिज के बीच बीच में गैप दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में एक्सपेंड होगा तो ऐसा ना हो कि दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेशराइज होकर के ये बम्प बन जाए। या जो बिजली का तार है एक पोल से लेकर के दूसरे पोल तक, उसको लूज रखा जाता है कि अगर ठंडे के दिन में कहीं कंप्रेस हुआ, है ना, गर्मी के दिन में एक्सपेंड कर जाता है, ठंडे के दिन में कंप्रेस कर जाता है, तो इसके वजह से वो टूट ना जाए, ब्रेक ना हो जाए। तो वैसे कॉजेज आप बहुत सारे जानते हो, पर ये होता क्या है एक्चुअल में, दैट इज कि आप जब हीट सप्लाई करते हो दैट इट ट्राइज टू इंक्रीज द इंटर एटॉमिक स्पेस, या बोल सकते हो कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो सॉलिड को जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं when we apply heat to a solid, let's say कि आपके पास एक रॉड है और आपने इसको हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हीट को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। सो अगर आपने इसको हीट सप्लाई किया, जस्ट हीटेड इट, प्रोवाइडेड हीट, हीट की वजह से क्या होगा, इसका जो लेंथ एल था पहले, वो लेंथ अब इंक्रीज होकर के कुछ डेल्टा एल हो जाएगा, इसमें इलोंगेशन आ जाएगा, इट्स लेंथ विल बी इंक्रीज्ड, ना, इसका जो लेंथ होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, दैट विल बी द डेल्टा एल। ठीक है। और इसके जो टेम्परेचर होगा, इसके टेम्परेचर में जो चेंज आएगा, लेट से कि इसके टेम्परेचर में जो चेंज आता है दैट इज डेल्टा टी। इसके टेम्परेचर में चेंज आ गया है दैट इज डेल्टा टी। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहां से एक फॉर्मूला जनरेट होता है कि दैट इज डेल्टा एल, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल, दैट इज द ओरिजिनल लेंथ, मान लेते हैं ओरिजिनल लेंथ को एल नॉट मानो, एल नॉट को ओरिजिनल लेंथ मान लेते हैं, एल नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये है फॉर्मूला, जिसको दिस इज डेल्टा, ये 6 नहीं है, दिस इज डेल्टा। यहाँ पर डेल्टा एल जो है, डेल्टा एल को हम लोग कह सकते हैं चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है। डेल्टा टी क्या आएगा, अच्छा ये जो डेल्टा एल है, चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड, क्या होगा, एल नया वाला लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ जो पहले था, एल माइनस एल नॉट। तो डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया, फाइनल टेम्परेचर, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इनिशियल टेम्परेचर, और इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। देखिए जब आप डिफरेंस कैलकुलेट करते हो तो आप डिग्री सेल्सियस में रखें या केल्विन में रखें, फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको डिग्री से केल्विन में या केल्विन से डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर। एल नॉट दैट इज ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ
and the alpha is called as linear coefficient of expansion, linear coefficient of expansion. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन. डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा इंटू डेल्टा टी. ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए. हो गया, आगे बढ़ते हैं. सो जो आपके पास फॉर्मूला आया था. ओके, दिस एक्सपेंशन इज ड्यू टू हीटिंग, है ना. हमने इस रॉड को हीट सप्लाई किया है और इसमें जो चेंज आया है दैट इज द डेल्टा एल. हो गया भाई. यस. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. जो हमारे पास फॉर्मूला था कि हीटिंग के वजह से जो इसमें चेंजेज आने वाला है दैट इज डेल्टा एल विल बी इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा इंटू डेल्टा टी. ओके, नाउ मैं यहां से दो चीज बना सकता हूं, दो फॉर्मूला बता सकता हूं, या मैं इस फॉर्मूले पर बेस्ड दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता हूं. एक कि अगर आपको टेम्परेचर में चेंज दिया जाए तो नया लेंथ बनाइए. आप नया लेंथ बता दीजिए कि अगर मेरे पास टेम्परेचर में चेंज दे दिया जाए व्हाट विल बी द न्यू लेंथ. देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एल को लिख सकता हूं एल माइनस एल नॉट, यही तो हो गया डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा इंटू डेल्टा टी. आप यहां से न्यू लेंथ एल इज इक्वल टू लिख सकते हो. एल नॉट इधर जाएगा, कॉमन निकाल लेंगे एल नॉट को और लिख देंगे 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी. ये तो हो गया न्यू लेंथ. ये आपके लिए एक नया फॉर्मूला. देखो फॉर्मूला इसे कहने के लिए कि न्यू है, पर हमने कुछ इसमें एक्स्ट्रा किया नहीं है, बहुत ही बेसिक चेंजेस मैंने किए हैं. मर्जी आपका, याद करना है याद करिए, नहीं याद करना है तो समझ जाइए कि आपसे एक चीज ये पूछा जा सकता है कभी भी, व्हाट विल बी द न्यू लेंथ. रॉड का अब लेंथ क्या होगा. जैसे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक रॉड है, स्टील का रॉड है जिसका अल्फा का वैल्यू पता है इनिशियली एट रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड टू ब्रिंग इट एट 40 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी इट्स न्यू लेंथ, वगैरह वगैरह. इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है. वन मेथड ये है. दूसरा तरीका ये है कि इसे आपसे नया एक्सपेंशन, नया लेंथ ना पूछ करके आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका स्ट्रेन क्या होगा, है ना. हमसे तो ये भी पूछा जा सकता है ना कि व्हाट विल बी द स्ट्रेन ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन. स्ट्रेन ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन. इस थर्मल एक्सपेंशन के वजह से स्ट्रेन क्या आएगा. नाउ वी ऑल नोज दैट कि थर्मल एक्सपेंशन इज स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल नॉट होता है. डेल्टा एल बाई एल नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी.
दिस इज नथिंग बट स्ट्रेन। यही तो है स्ट्रेन। देखा, इसको कहते हैं फॉर्मूला का पोस्टमार्टम। आपको एक फॉर्मूला दिया गया और उस फॉर्मूले से क्या क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है। दिस इज द सेकेंड वन, कि आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रेन क्या होगा, व्हाट विल बी द स्ट्रेन। सो दैट इज नथिंग बट लीनियर कोफिशिएंट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकेंड वन। आपसे नया लेंथ पूछ ले या आपसे पूछ ले कि स्ट्रेन बता दीजिए, इसका स्ट्रेन क्या होगा। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत स्ट्रेट है, बहुत क्लियर है ये। आगे बढ़े। यस सर। अब समझिए कि एक केस, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यहीं से आता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि इसे आप लोगों से बोला जाता है कि इसे एक दीवार है ना, एक दीवार है और इस दीवार के बीच में एक मेटालिक रॉड है या कोई भी रॉड हो सकता है जिसका लीनियर एक्सपेंशन आपको पता है, अल्फा का वैल्यू आपको पता है। दिस इज अ रॉड, ये एक रॉड है और इस रॉड का आपको जो वैल्यू है ये पता है कि इसका जो लेंथ है दैट इज एल, इसका लेंथ एल है और इसका लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दैट इज अल्फा है और इसमें जो चेंजेज आ रहा है एल नॉट मानिए, और इसका जो टेम्परेचर में जो चेंज है दैट इज डेल्टा टी है। अब समझिए कि क्या होगा, ये जो रॉड होगा ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। अगर ये वॉल नहीं होता, अगर ये वॉल नहीं होता तो ये रॉड कुछ एक्सपेंड करता, लेट से कि इतना एक्सपेंड कर गया। अगर ये वॉल नहीं होता तब, आई एम टॉकिंग अबाउट एन इमेजिनरी थिंग, अगर ये वॉल नहीं होता तो इसमें एक्सपेंशन कुछ इतना हो जाता, लेट से इट इज डेल्टा एल, ये डेल्टा एल के बराबर होता। लेकिन ये वॉल है और वॉल क्या करेगा, इसको एक्सपेंड होने देगा नहीं, एक्सपेंड नहीं होने देगा। तो आप क्या इसको रिवर्स वे में सोच सकते हो कि इस वॉल के वजह से इसमें डेल्टा एल का कॉम्प्रेशन आ गया, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? अगर ये वॉल नहीं होता तो एल नॉट प्लस ये जितना इंक्रीमेंट हुआ उतना होता। लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि ये वॉल आया और वॉल ने इसको कंप्रेस कर दिया वापस से और इसका लेंथ को मेंटेन रखा एल नॉट पर ही? क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? अगर किसी को कुछ तकलीफ है ऐसा कहने में तो बोलिए। और अगर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वॉल के द्वारा इस पर एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जनरेट किया गया, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जनरेट किया गया होगा। अगर इस रॉड का यंग्स मॉडुलस है y, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय थर्मल स्ट्रेन। बिल्कुल खुशी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला कि ये रॉड है जो कि दो दीवार के बीच में है, ऐसा जाम किया हुआ। जैसे ही आप इसको हीटिंग करोगे, अगर ये दीवार नहीं होता तो डेल्टा एल का एक्सपेंशन होता, अगर नहीं होता तो, पर दीवार है और दीवार है तो इतना एक्सपेंशन होने नहीं दिया उसने, इस दीवार ने इतने एक्सपेंशन को रोक दिया। तो मैं इसको रिवर्स वे में टेलीकास्ट करना चाह रहा हूं, है ना। यू नो हाउ डज द मीडिया वर्क्स, मैं इसी चीज को उल्टा पोर्ट्रेट करना चाह रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जो रॉड का लंबाई था ना, रॉड का लंबाई एल नॉट प्लस डेल्टा एल था और ये दीवार आया, इसको कंप्रेस कर दिया, कितने से, डेल्टा एल से कंप्रेस कर दिया। अब इस रॉड का लंबाई कितना बचा, एल नॉट बचा।
तो आप एक्सपेंशन करिए, दैट इज कॉल्ड एज इलोंगेशन, और आप उसको दबाइए, फोर्स लगा करके उसको कंप्रेस कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेशन। दोनों ही केस में स्ट्रेन तो आएगा ही, वन इज इलोंगेशन दैट इज द डेल्टा एल, और दूसरे केस में क्या हो गया, कंप्रेशन, तो भी स्ट्रेन आएगा, और इस स्ट्रेन के वजह से स्ट्रेस जनरेट होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि इस रॉड का यंग्स मॉडुलस अगर y होगा तो थर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय थर्मल स्ट्रेन को ही हम लोग क्या कहेंगे, यंग्स मॉडुलस। अब स्ट्रेन का फॉर्मूला हम लोग लिख चुके हैं कि अगर चेंज डेल्टा एल है और ओरिजिनल लेंथ एल नॉट हो तो स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा टी। दैट मीन्स जो थर्मल स्ट्रेस सिग्मा है दैट डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहां से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम दिस दैट थर्मल स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू अल्फा इंटू डेल्टा। आप कह सकते हो कि एक थर्मल स्ट्रेस भी जनरेट होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो तो, है ना। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो तो उसके अंदर एक थर्मल स्ट्रेस भी जनरेट होता है, एंड दैट थर्मल स्ट्रेस इज नथिंग बट द यंग्स मॉडुलस इनटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। बोलिए, किसी को दिक्कत है? इन फॉर्मूलाज में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो। तो ये याद रखिएगा, दिस इज फॉर्मूला नंबर 3। थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू थर्मल स्ट्रेन। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, ये चाहे तो आप अलग से याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको पता है कि थर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी होता है, उसी को अगर उसके यंग्स मॉडुलस से गुना कर देंगे तो आपको मिल जाएगा उसका थर्मल स्ट्रेस। बस आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा टी क्या है और अल्फा क्या है। अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इस पे एक लॉजिकल क्वेश्चन मैंने देखा था कहीं, और ये क्वेश्चन था कुछ इस तरह से। आपके पास एक रिंग है, पहला फिगर, और सोच समझ करके मुझे आंसर दीजिएगा कि ये एक सिक्का है आपके पास, या कह सकते हो कि एक डिस्क है जिसका रेडियस है आर, इस डिस्क का रेडियस है आर। अगर मैं इस डिस्क को हीट करूं, इसका एरिया बढ़ेगा कि घटेगा? चैट बॉक्स में मुझे आंसर करिए। मैं इसको हीट करूंगा तो एरिया क्या बोले बढ़ेगा। क्वेश्चन? मैंने क्वेश्चन में बोला कि दिस इज अ डिस्क, ये एक डिस्क है, ठीक है। अगर मैं इस डिस्क को हीट करूं तो इसका एरिया बढ़ेगा कि घटेगा? ओके आदित्य, वेरी गुड। और कोई? ठीक है, रुकनुद्दीन, गॉट इट, करेक्ट। ठीक है, ठीक है अविनाश, गॉट इट, प्रिंस करेक्ट है। ओके खुशी। सो अगर होता क्या है ना, जैसे कई बार अगर आसान से सवाल को पूछा जाए, चलिए अमन, नाउ यू एक्सप्लेन योर आंसर। आपका जो भी आंसर है आप उसको एक्सप्लेन करिए जरा, व्हाई। अमन? यस सर।
एक्सप्लेन करो अपने आंसर को। ओ मत करो, मुझे पता है तुमने क्यों बोला है। ओके, और कौन है इस लिस्ट में? कुछ जो ब्रिलियंट लोग हैं जिन्होंने आंसर दिए हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम। अविनाश, अविनाश अपने आंसर को एक्सप्लेन करो। अगर मान लो कि यही क्वेश्चन अगर जेई में पूछा जाता है, तुम लोग क्या दिमाग लगाते? यही ना जो अभी लगाए हो कि क्वेश्चन इतना आसान तो पूछ नहीं सकते। एक्चुअल में बढ़ना तो चाहिए, लेकिन पूछने के स्टाइल से लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एक काम करते, उल्टा आंसर दे देते हैं। अविनाश का आंसर है घटेगा, और देखते हैं। खुशी का कहना है नो चेंज। उज्जवल घटेगा। उज्जवल जी जरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे घटेगा? जलेगा, हाँ, जल जल जाएगा। सिकुड़ जाएगा। हाँ तो जल के खत्म ही कर दो ना, फिर बढ़ना घटना काम ही खत्म हो गया। सिकुड़ता ना सर, जल के हवा में उड़ गया, सीधे बोल दो, राख बन हवा गया। में उड़ जाएगा। हाँ सर 1000 वो रुपये। लोहा का है या प्लास्टिक? प्लास्टिक है तो घट जाएगा। हाँ घट जाएगा। का है? घटेगा कैसे? प्लास्टिक है तो घटा दोगे उसको? पिघल के थोड़ा सा हो जाएगा। अरे तो पिघलाना क्यों है भाई? हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको भट्टी में नहीं डाल रहे हैं। हीट प्रोवाइड करने का मतलब जलने से पहले इसका मेल्टिंग पॉइंट से कम ही रखा जाता है। फिर तो हर एक ऑब्जेक्ट को पिघला दो ना, फिर बढ़ने घटने वाला ये फॉर्मूला ही खत्म हो गया। फॉर्मूला क्यों रखना है? फिर ये डायरेक्ट बोल दो ऐसे ही कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देंगे वो डायरेक्ट जल जाएगा, खत्म। इंक्रीजन होगा। पता नहीं, तो तुम लोग बताओ कुछ। हम नो इंक्रीज चेंज। दिए। टॉप इंटेलेक्चुअल लोगों ने आंसर दिया है डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। किस लॉजिक से दिए हो आंसर? इसका मतलब यही होता है ना कि से अगर क्वेश्चन को, छोटा क्वेश्चन को सीधा भी पूछ दिया जाए तो लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगा देता है। अच्छा इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करते हैं, उल्टा आंसर कर देते हैं, शायद सही हो जाएगा। गधो, आप हीट करेंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा तो इसका एरिया भी इंक्रीज करेगा, है ना? चलो अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। आपके पास ये एनुलर डिस्क है। अब डिस्क नहीं है, एनुलर डिस्क है। एनुलर डिस्क का मतलब आप लोग जानते हो, एक होगा इनर रेडियस, लेट्स से दिस इज R1, और एक होगा आउटर रेडियस, लेट्स से दिस इज R2। अब अगर मैं इसको हीट करूंगा, इसको हीट प्रोवाइड करूंगा, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि R1 डिक्रीज करेगा और R2 इंक्रीज करेगा। दूसरा ऑप्शन है R1 भी इंक्रीज करेगा और R2 भी इंक्रीज करेगा। तीसरा ऑप्शन है भाई R1 तो वही रह जाएगा, R1 रिमेन सेम, लेकिन R2 इंक्रीज कर जाएगा। ये श्योर। और चौथा ऑप्शन है कि भाई R1 तो इंक्रीज कर जाएगा और R2 डिक्रीज कर जाएगा। जलाना नहीं है, जला के राख मत कर देना, इसको हीट करना है। हीट मतलब विद इन इट्स लिमिट। ओके, तो पहला आंसर आर्यन का आया है, दूसरा अमन का आया है, तीसरा प्रिंस का भी आ गया है, रुकनुद्दीन भी बोल रहा है कि ऑप्शन ए ही सही है, विनय बोल रहा है कि ऑप्शन 2 सही है। देखते हैं किसका गवर्नमेंट बन रही है। आदित्य भार्गव अभी कहना है भाई। नेक्स्ट और कोई है?
जो अपना किस्मत आजमाना चाहता है। उज्जवल भी आ गए, अविनाश, ठीक है। ओके, 2 पर बहुत सारे लोगों ने अपना अपना किस्मत आजमाया है। ठीक है, श्वेता का भी आंसर वही है। श्वेता, गलती से बी लिख दी हो या तुम्हारा कहने का मतलब 3 है? हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि ये ए ऑप्शन है ये बी ऑप्शन है तो गलती से बी लग गया। एक्चुअल बी का मतलब 2 ही है ना। 2 ओके, सर, हाँ मेरा भी 2 है। बिल्कुल। तो ज्यादातर लोगों ने अपना अपना किस्मत आजमाया है 2 के ऊपर। तो देखते हैं कि आपके भगवान आपके साथ है कि नहीं है। तो भगवान सही हो जाए। होना तो 2 ही चाहिए, करेक्ट आंसर इज 2, बट अमन एक्सप्लेन करेगा व्हाई योर आंसर इज 1। अमन, शायद इस बार कंफर्म है, इस बार को तुक्का नहीं मारे हैं। क्यों 1 क्यों कंफर्म क्योंकि कैसे? सर जब इसको हीट किया जाएगा तो इसका एरिया एक्सपेंड करेगा। बिल्कुल। तो एरिया एक्सपेंड करने के बाद आपको क्या लगता है क्या होगा? ये पूरा फैलेगा तो इसका बाहर वाला भी फैलेगा और अंदर वाला क्या होगा? मतलब दोनों एरिया साइड फैलेगा। आपको पता है बहुत पहले एक ट्रिक अपनाया जाता था, बैलगाड़ी, जानते हो बैलगाड़ी? यस सर। बैलगाड़ी का पहिया में एक लोहे का रिंग लगाया जाता था। शायद आप लोग बैलगाड़ी अब देखे भी नहीं होंगे, देखे हो कभी बैलगाड़ी? यस सर। हाँ, रिंग भी यस देखे सर, हैं देखे सर। अच्छा। तो इस ये जो बैलगाड़ी का जो पहिया होता था ना, ये लकड़ी का होता था एक्चुअली, और ये लकड़ी वियर आउट ना हो जाए, मतलब तुरंत इसका ये लकड़ी इसमें से रिमूव ना हो जाए, इससे बचने के लिए बाहर से आउटर सरफेस से हम लोग एक लोहे का रिंग लगा देते थे। वही ट्रैक्टर में जो लगा रहा था। ट्रैक्टर में कहाँ लोहे का रिंग लगता है बे? ट्रैक्टर में तो अब रबर वो का टायर होता फंसाने है। के लिए नहीं होता है। टमटम में सर। टायर में नहीं सर। अबे मैं टायर की वो बात कर रहा हूँ, रिंग की बात कर रहा हूँ। दिस इज रिंग, है ना। रिंग एक्चुअली से ये रिंग होता है, और हम लोग ये चारों तरफ लगा देते थे ताकि ये जो लकड़ी का जो व्हील है ये जल्दी खराब ना हो। अब पता है कि ये चढ़ता कैसे था ये रिंग? इस पहले रिंग को गरम कर देते थे रिंग बिल्कुल को, इसको उसके बाद फिर पहले लगा देते गरम कर देते थे। गरम करने के बाद ये इस व्हील पर चढ़ा देते थे, फिर इसको ठंडा कर देते थे, और फिर ऑटोमेटिक जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता था तो उस व्हील को टाइटली जाम कर देता था। अब अगर अमन जी आपके हिसाब से अगर हम लोग चले, इसको गर्म करने पर इनर रेडियस कम होना चाहिए था और आउटर रेडियस ज्यादा। आपको नहीं लग रहा है कि ये कुछ ज्यादती हो जाता है या प्रोसेस इनवर्स हो जाता? क्या बोलते हो अमन? ऐसा नहीं सोच सकते हो कि इससे ये जो इनर इनर वाला जो है, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, दे विल गोज अपार्ट, दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा, और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो इसका रेडियस पेरीमीटर इंक्रीज कर जाएगा, और पेरीमीटर इंक्रीज करेगा इसका मतलब रेडियस R1 इंक्रीज कर जाएगा। करेक्ट। तो R1 भी इंक्रीज करेगा, R2 भी इंक्रीज करेगा। अब जितने लोगों ने आंसर 2 दिया है वो सोच रहे होंगे कि इतना तो हम सोचे भी नहीं थे, साला ये हो कैसे गया है? इतना सोच के तो आंसर नहीं दिया था। हम लोगों को लगा था कि चलो ठीक है, R1 भी बढ़ ही रहा होगा, R2 भी बढ़ ही रहा होगा। क्यों आदित्य? यस सर। यही सोच के आंसर दिए थे? हाँ सर। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पेरीमीटर बढ़ जाएगा, पेरीमीटर बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ जाएगा। रियली इतना सोचे थे? सर अभी भी समझ में नहीं आया। हाँ देखा, अभी भी सोच नहीं पा रहा है। बिल्कुल अमन, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है। सर R2 को लेकर के एक बार समझाइए। हाँ बिल्कुल, R2 तो बढ़ेगा, ये तो श्योर है ना, कि इसमें भी किसी को डाउट है कि R2 घट सकता है? नो सर, नो सर। तकलीफ तो ये सोच करके है कि R1 घटना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि एरिया बढ़ेगा इसलिए, है ना। अच्छा, मेरा सोचना ये है कि इसे अगर मैं हीट करूंगा तो ये जो
इनर बाउंड्री के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इनर बाउंड्री के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके बीच का जो स्पेस है, इंटर एटॉमिक स्पेस, ये बढ़ना चाहिए। घटेगा ना। हीट करने पर कब इंटरमोलिकुलर स्पेस घटता अच्छा, है? मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं, हमको लगा वो दोनों बाउंड्री के बीच का डिस्टेंस। बताइए अमन, क्या ये इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ना चाहिए? तो मॉलिक्यूल्स सिर्फ वहां थोड़ी ना, उसके अंदर भी है, तो फिर वो क्या करेगा, वो और दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास चला जाएगा जो वहां बाकी मॉलिक्यूल्स है। तो बाकी मॉलिक्यूल भी फैलेगा ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये रेडियस भी एक्सपेंड कर जाएगा, ये वाला एक्सपेंड होकर के यहाँ पर आ जाएगा, ये भी एक्सपेंड करेगा, और जो आउटर है ये भी एक्सपेंड करेगा। तो क्या सारे मॉलिक्यूल्स में एक्सपेंशन नहीं हुआ? यस सर। सर अंदर के साइड एक्सपेंड नहीं कर सकता। अंदर की तरफ उसको कंप्रेस ना जा करके अगर यहाँ पर आ गया, तो आप बताइए कि इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ा कि घटा? हाँ? घटा। 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 तो ये तो अगेंस्ट द लॉ जा रहे हो ना आप। मैंने बोला कि जब आप हीट करते हो तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ना चाहिए, आप तो उसके रेडियस को कॉन्ट्रैक्ट करके इंटरमोलिकुलर स्पेस घटा दिए, है ना। टैग लाइन इज, जब आप हीटिंग करते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस एक्सपेंड होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। यस सर, समझ गए। ठीक है, इसलिए जब आपको रिंग वगैरह भी पहनना होता है ना, या मतलब मान लो कि रिंग फिटिंग वगैरह करना होता है, तो आप उसको हीट करते हो, हीट करने के बाद मतलब ठीक है ऑब्वियसली हाथ में नहीं पहनते हो, पर जहां भी आपको पहनना है या उसको उसका साइज चेंज करना है तो आप हीट करते हो। हीटिंग करने से क्या होता है कि रिंग का जो इनर डायमीटर है, इनर डायमीटर भी एक्सपेंड करता है और जो आउटर डायमीटर है वो भी एक्सपेंड कर जाता है। सो कुछ क्वेश्चंस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपलोड कर दीजिएगा नोट्स, अपलोड तो हम करेंगे ही, आप भूल जाते हैं। भूल नहीं जाते हैं, हमारे और भी क्लासेज होते हैं, वो क्लासेज लेने के साइड बाद से शाम को आराम से 7-8 बजे ही अपलोड साइड होता से है। हटाइए ना इसको। अभी थोड़ी कि अभी नेक्स्ट क्लास पेज ले लिया दबाइए। है जस्ट तुरंत यहाँ से गए और अपलोड करना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हो गया, नेक्स्ट पेज। यस सर। ट्राई करिएगा, इस पर बेस्ड शायद मॉड्यूल में क्वेश्चन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है। ओके। हो गया ये? यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। ओके। पॉइजन रेशियो के बारे में देखो बात कर रहे थे, मैं 5 मिनट भी नहीं 2 मिनट में लूंगा। पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो देखिए बेसिकली इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक तरह से रेशियो होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए और लिख भी लीजिए पॉइजन रेशियो का मतलब क्या होता है। पॉइजन रेशियो का मतलब होता है कि इसे अगर आपके पास एक मटेरियल है, ठीक है, इसका विड्थ है b और इसका लेंथ है l। तो हम लोगों ने इस पर एक बात किया भी था कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को खींचेंगे, इलोंगेट करेंगे या कॉम्प्रेस करेंगे, तो चेंजेज सिर्फ और सिर्फ इसके एक साइड मतलब लॉन्गिट्यूडनल साइड में ही नहीं आएगा, चेंजेस इसके अदर साइड में भी आते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने इस पर एक फोर्स लगा दिया इधर की तरफ और इसको आपने खींचने की कोशिश किया इधर की तरफ, ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन जो है वो डेल्टा एल जो होगा वो इधर की तरफ ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चेंज इन लेंथ इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। अगर आपका इलोंगेशन इधर हुआ तो कंप्रेशन आप बोल सकते हो कि डेल्टा बी इधर की तरफ हो गया, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड दिस इज कॉल्ड एज लैटरल स्ट्रेन। तो पॉइजन रेशियो जो होता है एक्चुअली दिस इज द रेशियो ऑफ longitudinal strain to
टू लैटरल स्ट्रेन होता है, लैटरल स्ट्रेन। देखो स्ट्रेन तो बेचारा वैसे भी पहले से यूनिट लेस था, तो पॉइजन रेशियो ये अब भी यूनिट लेस ही रह जाएगा। देयर इज नो यूनिट लेस पॉइजन रेशियो भी होता है। अब पॉइजन रेशियो को डिनोट किया जाता है म्यू से, जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वैसे पॉइजन रेशियो को भी म्यू से डिनोट किया जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो पॉइजन रेशियो है थियोरेटिकली ये पॉइजन रेशियो का वैल्यू -1 से बड़ा होता है और लेस देन 0.1 होना चाहिए, 0.5। लेकिन जब प्रैक्टिकली मेजर किया जाता है इन प्रैक्टिकल सिचुएशन में, प्रैक्टिकली आप ये 0 से बड़ा म्यू और लेस देन 0.5 होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए। This is the practical situation and this is theoretical condition. The minimum poison ratio could be -1 theoretically, लेकिन प्रैक्टिकली ये वैल्यू 0 होता है पॉइजन रेशियो का। ओके, सो अगर आपको पॉइजन रेशियो पता है और आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल रखा है, तो आप पता कर सकते हो लैटरल स्ट्रेन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पता है, पॉइजन रेशियो पता है, तो आप निकाल सकते हो कि इसका विड्थ में चेंजेस कितना आएगा, व्हाट विल बी द डेल्टा बी। बस यही है फायदा पॉइजन रेशियो का। टाइम हो गया है 10:30। एक क्वेश्चन भी भेजे थे, देखे थे, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइजन रेशियो फॉर ए मेटल। देखियो अब वहां पर दो चीजें होना चाहिए। आपके ऑप्शन में क्या है? अगर ऑप्शन में आपके पास -1 है, +1 है, वहाँ तो माइनस इन्फिनिटी है। नहीं -∞ नहीं हो सकता है। मैंने बोला ना कि थ्योरेटिकली मैक्सिमम मिनिमम -1 ही हो सकता है, -∞ नहीं, ओ -2 नहीं, -1.5 भी नहीं, -1। ठीक है, यस सर। तो ये ऑप्शन के हिसाब से। अगर ऑप्शन में 0 से दिया गया है तो प्रैक्टिकली आप 0 भी ले सकते हो। हाँ 0 to 0.5 है। तो ये सही है, प्रैक्टिकली Okay. दिस इज ट्रू। सो चलिए सेशन को करते हैं यहाँ पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। अब आप मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, देयर इज नो एनी बैरियर। जब आप कंप्लीट कर लीजिए बोल दीजिए, डिस्कशन कर लेंगे। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू। बाय Bye, सर। sir.